तो हम पहली सिनेमा कंपनी है जो 90 से 100 दिन में सिनेमा बना लेते हैं। आज की एक जो गैप है, जो अर्बन सिनेमाज में जो लेगेसी सिनेमाज आज जो काम कर रहे हैं, उन्होंने सिनेमा व्यूइंग को अनअफोर्डेबल बना दिया। मूवीज आर टिपिकली मेड फॉर वेल टू डू पीपल। कोई भी प्रोड्यूसर ब्लॉकबस्टर से कम नहीं बना रहा होता कभी भी। वो कलेक्टिव एनर्जी जो होती है ना, जो सोशल एक्सपीरियंस होता है, वो सिनेमा के अलावा कोई नहीं दे सकता। अगर आपके ब्रांडेड एक्सपीरियंस में कोई आ रहा है और आपने उसको बोला है, इट डजंट मैटर वो क्या पैसे दे रहा है, वो पेइंग कस्टमर है। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हमारे साथ में एक नए फाउंडर है और वो आपको बताएंगे एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड थे। अभी हम मूवी डायरेक्टर लेके आए थे, उन्होंने मूवी के बिजनेस के बारे में बताया। अब हम सिनेमा के बिजनेस के बारे में समझेंगे। जो हॉल होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे वो पैसा कमाते हैं और इनका एक नया एंगल है सिनेमा हॉल्स को लेके, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम तुषार ढींगरा है। मैं को फाउंडर और CEO हूँ डिशुम सिनेमाज का। हम 5,564 सब डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में एक हाई क्वालिटी सिनेमा एक्सपीरियंस को जो लेज़र टेक्नोलॉजी और इमर्सिव साउंड्स के साथ आपको अवेलेबल कराना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे, अपनी बैकग्राउंड बताओगे, कैसे आप अभी जहाँ पे हो वहाँ पे कैसे पहुँचे? तो मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और बहुत ही जब छोटी उम्र में था तब से 8th क्लास में होऊंगा शायद मैंने अपनी कॉमिक्स रेंटल का एक बिज़नेस शुरू किया था। और जब मैं केटरिंग कॉलेज में था तो एक रेस्टोरेंट चलाता था, केटरिंग कंपनी चलाता था। अपने फेलो क्लासमेट्स को मेरे ख्याल से कभी कभी 100-150 लोगों को इकट्ठे करके केटरिंग्स और बाकी काम करता था। तो शुरू से एंटरप्रेन्योरल तो हूँ मैं। और वो एक छोटे शहर में रहने से मैंने इंग्लिश, मतलब कि हमारे ज़माने में कैसेट्स होती थी तो, और 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए थे, बट स्पोकन इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो हमने तो मतलब कि अंग्रेज़ी भी अगर वो गाने चला के और उसके बाद पीछे से वो उसका खोल के उसमें से पढ़ के हमने सीखी हुई है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए थोड़ी अलग थी, बट हमने लर्निंग एक बहुत ही कांस्टेंट मेरे लिए इंग्रेडिएंट रहा है। मेरी बड़ी बहन मुझे बताती है कि अगर मैं चल रहा होता था कहीं पे, तो अगर मुझे कहीं कुछ पढ़ा हुआ कोई पेपर मिल जाता तो मैं उसको उठा के पढ़ने लग जाता था। So learning, I think, is the biggest bit on that. After early career in hotels, मैंने इंडिया में कॉन्सियर्ज सर्विसेज लॉन्च किया है। क्या होता है? कॉन्सियर्ज इज somebody who wears a golden key। अगर आप होटल्स में या फिल्म्स में देखते होंगे, तो ये एक ऐसा आदमी है जो हर तरीके का आपको वॉकिंग टॉकिंग हर तरीके का इंतज़ाम करके दे सकता है, जो लीगली वैलिड है। मतलब आपको आज के ज़माने में कुछ सर्विसेज लगती होंगी, बट उस समय अगर हम बात करें लेट 90s या 2000 की, तो अगर आपको मेरे ख्याल से डलहौजी में अपने किसी दोस्त को अगर फ्लावर्स भेजने हो या लंदन की टिकट कोई बुक करानी हो वहाँ के कोई रेस्टोरेंट की, दिस वॉज द गाय हु कुड डू इट फॉर यू। जुगाड़ू कह सकते हैं इसको, सुपर जुगाड़ू बोल सकते हैं आप उसको। तो ये हमने लॉन्च किया था। ये उस समय ताज होटल्स अपनी दे वर ट्राइंग टू चेंज देयर मेक एंड दे वर बिकमिंग फार मोर सर्विस ओरिएंटेड। तो मैं और एक मेरे कलीग थे जो लंदन गए और हम वहाँ पे सीख के आए ये सब। वहाँ के 2-3 नामी गिरामी होटल्स में काम किया। अच्छा, ये चीज़ भी सिखाई जाती है? इंडिया में इनबिल्ट नहीं है? ऐसा नहीं है। आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट एक्सपोजर, इट इज़ मोर अबाउट डूइंग थिंग्स एंड हाउ यू डू थिंग्स। सो यहाँ इंडिया में अवेलेबल नहीं था, तो हम गए। तो हम वहाँ पे ताज होटल था लंदन में, वहाँ वो हमारा बेस कैंप था और 2-3 और हमने नामी गिरामी होटल्स में तैयारी हमने सीखा और समझ के हमने फिर इंडिया में आए और हम वो कॉन्सियर्ज चैप्टर इंडिया का लॉन्च किया और उसके फाउंडिंग मेंबर थे हम। तो मेरी छोटी उम्र से ही मैंने नई चीज़ें करी हैं काफ़ी, और हमने उसको एस्टेब्लिश किया और उसको पूरे ताज ग्रुप में किया। And it's more about service first, customer first approach, how you will deal with bureaucracy, how will you deal with, delighting people. And hospitality today, the way it is known, and because the tools available are very different compared to that, that was a very prominent step by that time. So ये मेरी अर्ली स्टार्ट थी। मैं काफ़ी यंग था, मेरे ख्याल से 25-26 साल का था जब हम ये कॉन्सर्ट सर्विसेज कर चुके थे। मैंने IMT गाज़ियाबाद से MBA किया था
और मैं सेल्स में ताज सेल्स कॉर्पोरेट सेल्स को ज्वाइन किया। ऑपरेशन से सेल्स में मूव करना आसान नहीं होता था अगर आपकी सिफारिश ना हो या आपके पिताजी आईएएस ना हो या डीडीए में काम नहीं करते हो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम पहुंच गए जी। तो हमें एक सेक्टर दिया गया ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, और ताज मानसिंह एक एरिया है जो दिल्ली में है, वो सेंट्रल दिल्ली में। और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में गारमेंट्स के काफ़ी बड़े एक्सपोर्टर्स का मेन प्राइमरी होल्ड था और नेहरू प्लेस था, और वहाँ से कुछ भी बिजनेस नहीं आता था ताजमहल के लिए। तो साहिल, मैं हर फैक्ट्री के दरवाजे में नॉक करते हुए मैंने सेल्स करी है। मैंने नेहरू प्लेस की एक बिल्डिंग एक फ्लोर में नॉक किया हुआ है, जैसे अगर आप वैक्यूम क्लीनर बेचते हो उस तरीके से, वाइल आई वाज सेलिंग लग्जरी एकोमोडेशन। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आती है, अगर आप अपने कस्टमर के पास रहोगे आपको ग्रोथ हर तरीके की मिलेगी, आपको सोल्यूशन मिलेंगे, आप उसके अच्छी चीज़ें भी प्रोवाइड कर पाओगे लोगों को। और ये मैं आपको और भी एग्जांपल्स दूंगा जो हमने किस तरीके से किया, जो हम आज बोलते हैं ना वॉइस ऑफ कस्टमर। तो मैंने तो नॉकिंग ऑफ द डोर्स ये स्टार्ट किया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और काफ़ी मैंने वहाँ से बिजनेस क्रिएट किया। While I was building and enjoying all this, I got an offer to interview for Warner Brothers. Warner Brothers एक बहुत बड़े वर्ल्ड वाइड स्टूडियो हैं, और वो चाहते थे कि कोई आदमी जो उनकी एमएनसी का बिजनेस को समझे, और जो फिल्म ट्रेड है जो बहुत ट्रेडिशनल है, जो चांदनी चौक में है, उसका एक मर्ज कर सके, जो कंफर्टेबल हो एमएनसी में भी बट वो चांदनी चौक को भी हैंडल कर सके। तो हमें पहला ऑफर मिला वार्नर ब्रदर्स से, तो उन्होंने जो दिया उससे हमें समझ नहीं आई। तो हमने कहा सर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारे को मैच नहीं कर रहा है। सो ये इनोसेंट तरीके से करिए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो डेस्टिनी की बात बताता हूँ। तो उन्होंने किसी और को हायर किया, वो 2-3 महीने काम किया उन्होंने, और देन दे केम बैक टू मी एंड दे सेड वी हैव रिवाइज्ड द ऑफर एंड वी वुड वांट यू टू जॉइन, एंड दैट गॉट मी टू एंटर एंटरटेनमेंट। ईयर क्या था ये होगा मेरे हिसाब से 1999 या 2000। इंग्लिश मूवीज़ बहुत छोटा एक बिजनेस होता था, और मूवीज़ के प्रिंट्स आते थे, और वो एक्सपेंसिव प्रिंट्स होते थे। एक प्रिंट 50,000 रुपये तक का होता होगा, अगर छोटी पिक्चर है। वो बड़ी पिक्चर होगी तो और बढ़ जाता था, एंड हैंस उसकी डेप्थ और डिस्ट्रीब्यूशन डेप्थ कम होती थी। ऑल्सो उस समय सिनेमा इंडस्ट्री में इंग्लिश मूवीज़ को अभी तो डब करना शुरू हुआ है, उस समय नहीं होता था। सो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस हु स्टार्टेड डबिंग इंग्लिश फिल्म्स इनटू हिंदी, एंड देन इट हेल्प्ड अस टू इंक्रीज। पहली कौन सी थी? हमने किया था, एक मूवी थी परफेक्ट स्टॉर्म, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। थोड़ा सा बताओगे कि जैसे 50,000 रुपए की जो आ रही थी, वो प्रिंट आता था, वो प्रिंट जो आ रहा था वो सिनेमा हॉल वाला खरीदता था? वो डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा होता था। ठीक है, तो मतलब वो इन्वेंट्री कॉस्ट हो गई आपका। हाँ, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया। तो अगर आपके पास 100 सिनेमाज है तो आपको बाय डिफॉल्ट 100 इंटू मतलब 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट डालना ही पड़ेगा मार्केट में, तब जाके आप 100 तक पहुंचा पाओगे। तभी अगर आप देखिएगा एक समय में बहुत कम प्रिंट्स में पिक्चर रिलीज होती थी, स्क्रीन उतनी नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर RRR को देखें, अगर मेरा नंबर करेक्ट है तो 8,000 स्क्रीन में रिलीज हुई थी, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। तो व्हाट यू वुड नीड टू डू इज गेट दैट नंबर ऑफ प्रिंट्स, देन यू विल मोनिटाइज दैट, एंड देन यू विल कीप ऑन रनिंग इट अक्रॉस। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग काम किए। दूसरा, कभी भी कोई नया काम कीजिए, और हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी है, अगर आपके कंज्यूमर ने उसको डिस्कवर नहीं किया और उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो ख़राब हो जाती है चीज़। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दिस आउट देयर फॉर पीपल। सो उस समय एक पोर्टल होता था indiatimes.com, जो अभी भी है, बट दे वर द फर्स्ट वंस हु स्टार्टेड डिजिटाइजिंग कंटेंट एंड वर्क एट दैट टाइम। विजय शेखर शर्मा उस समय एक SMS सर्विस करते थे 197 के नाम से, हमने उनके साथ भी काफ़ी काम किया। वो एक्चुअली बाद में किया, PVR में किया, लेट्स गो टू इंडिया टाइम्स कन्वर्सेशन। फिर हमने क्या किया कि हमने प्रीव्यूज़ करने शुरू किए पिक्चरों के, स्पेशल इनवाइटी शो किए हमने। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स से
कोलैबोरेशन किया, इंडिया हैबिटेट सेंटर के साथ कुछ किया, लखनऊ में डिफेंस के साथ कुछ किया, सो दैट पीपल कुड सी दैट दिस इज़ अनदर सिनेमा दैट यू कुड व्यू, बिकॉज आपके पास एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी बजट नहीं होते थे इतने ज़्यादा, सो यू नीडेड टू डू द जो आप करते हो और कहते हो कि मैं गुरिल्ला मार्केटिंग करता हूँ, बड़े टारगेटेड करता हूँ, तो हम भी शायद उस समय ऐसे ही कुछ कर रहे थे। और वो हमने वार्नर ब्रदर्स में कुछ काम किया, उसको रीजनल मैनेजर थे उस समय हम नॉर्थ इंडिया के। पीवीआर उस समय एक स्टार्टअप था, वो हमारे लिए वो एग्जीबिटर थे और हम डिस्ट्रीब्यूटर थे, हम उनके साथ पिक्चर चलाते थे। थोड़ा सा ये टर्म्स बताओगे कि डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर, ये सब कुछ क्या है? प्रोड्यूसर वो है जो पिक्चर बनाता है, वो कंटेंट उसके पास राइट्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है कंटेंट को एट अ फीस। इट कैन बी ए फिक्स्ड फी, इट कैन बी ए मिनिमम गारंटी, इट कैन बी प्योर कमीशन डील, डिपेंडिंग ऑन द स्टेचर ऑफ द प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर। वो जाके अब उसको मोनिटाइज करता है या उस राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है इन अ गिवन ज्योग्राफिक टेरिटरी। वो अलग अलग पुराने ट्रेडिशनल तरीके से दिल्ली यूपी एक टेरिटरी है, ईस्ट पंजाब एक टेरिटरी है, सेंट्रल इंडिया एक टेरिटरी है, उस तरीके से। सिनेमा ओनर्स लाइक अस आर कॉल्ड एग्जिबिटर्स। तो पीवीआर वो एग्जिबिटर थे और हम उनसे बात कर रहे थे, एंड देन एंड कंज्यूमर द गेस्ट, राइट। सो ये एक चेन है जिसमें हम चलते हैं। तो हम अपना जो ये कर रहे थे, ये पीवीआर पिक्चर्स ने के नोटिस में आया। आई was obviously talking to them on day-to-day basis because of being at Warner Brothers, and then I joined in their PVR Pictures business, and I joined as their head of marketing for distribution business. वहाँ मेरी बहुत ही अच्छी जर्नी है, 4-4.5 साल की जो जर्नी थी उसमें मैंने, और वो छोटा उस समय एक 3 सिनेमाज का नारायणा, साकेत और वसंत विहार होता था। That is the stage I had joined them, and I started with working for the distribution wing of in marketing. उसके बाद मैं उनके पीवीआर सिनेमाज का हेड ऑफ प्रोग्रामिंग बना। प्रोग्रामिंग हेड का एक्चुअल काम होता है कि आप प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से कंटेंट किस परसेंटेज या किस टर्म्स, कमर्शियल टर्म्स में चलेगा वो नेगोशिएट करते हैं, किस टाइम चलेगा, कितना चलेगा, वो डिसाइड करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग हेड का काम होता है। एंड यू एक्चुअली इन अ वे क्यूरेटिंग द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन, कि रोहिणी में क्या अच्छा चलेगा, चाणक्यपुरी में क्या अच्छा चलेगा, या हैदराबाद में क्या अच्छा चलेगा, कौन सी पिक्चर किस टाइम पे, किस समय पे चलेगी, किस टाइम पे चलेगी, किस प्राइसिंग पे चलेगी। All that is what you would decide, and that is what the curation of head of programming is. So it's a commercial, creative role. तो हम आए और हमको लगा कि हमने पहला पेड प्रीव्यू शोज, पहले हम इंग्लिश में कर रहे थे, वो हमने हिंदी में करने शुरू कर दिए। हमने मॉर्निंग शोज शुरू किए, जो कभी पहले मॉर्निंग शोज वर लिमिटेड टू ईदर बैड डर्टी पोर्न फिल्म्स और दे वर नॉट प्लेड, राइट। सो वी स्टार्टेड प्लेइंग मॉर्निंग शोज। वो जो डिस्काउंट चलता था वो आपने चलाया था क्या? हाँ जी, हाँ जी, शायद 50 रुपीज। हाँ जी, बिल्कुल कुछ ऐसी कोई प्राइसिंग थी, तो वो मॉर्निंग शो में एक प्रॉपर प्राइसिंग करके चलाया। फिर मैंने थर्सडेज का जो मैंने आपको बात बताया, तो थर्सडे में हमने कहा यार थर्सडे हमारा वीक होता है, इसके लिए क्या किया जाए। और जब तक आप कभी भी देखिए, अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा कोई आदमी आना नहीं चाहता, तो यू हैव टू गिव देम कंपेलिंग रीजन टू कम। देन वी टॉक टू प्रोड्यूसर्स। आई थिंक पहला हमने जो किया था, राम गोपाल वर्मा उस समय काफ़ी प्रोलिफिक डिस्ट्रीब्यूटर होते थे। हमारे दोस्त जो मधु हैं उनके रिश्तेदार हैं वो। तो पहली मूवी थी रोड, जिसको हमने प्रीव्यू किया था। इंडिया का पहला 3D सिनेमा, पहला 6D सिनेमा, पहला डिजिटाइज सिनेमा, पहला गोल्ड क्लास सिनेमा, पहला IMAX सिनेमा, पहला क्रेडिट कार्ड, पहला लॉयल्टी प्रोग्राम, पहला मोबाइल टिकट, पहला बेड लाउंज जो डिशुम में हमने अभी किया है। तो आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू डू लॉट ऑफ दीज थिंग्स माई सेल्फ। हमने 5 साल में 500 स्क्रीन बनाई थी, और हम 10 रुपये की टिकट भी बेचते थे और 1000 रुपये की टिकट भी बेचते थे। 1000 रुपये की टिकट उस समय भी बेचते थे। मैं उस समय की बात, उस टाइम क्या होता है उसमें, मैं बता रहा हूँ आपको, 2007-8 की बात कर रहा हूँ, जब मैं 1000 रुपये की टिकट बेचता था साउथ बॉम्बे में, और मैं 10 रुपये की टिकट बेचता था लेट्स से उडीपी में। और सेम मूवी सेम एक्सपीरियंस? हाँ जी, एक्सपीरियंस अलग है, तो मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ आपसे। तो जब आप एक फास्ट पेस्ड बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास आज की टेक्नोलॉजी नहीं है,
तो वी वांटेड, एंड विद दिस लर्निंग, एक तो मेरी वो हॉस्पिटैलिटी की लर्निंग, देन वो सेल्स वाली लर्निंग, देन B2B अंडरस्टैंडिंग, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है मेरे साथ, जब तक आपका वॉइस ऑफ कस्टमर आप तक आता है, आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन इज अट्यून्ड टूवर्ड्स सर्विंग दैट पर्सन, दैट गॉड, दैट इज आवर गेस्ट। ठीक है, तो उस समय हमने एक SMS बेस्ड गेस्ट फीडबैक मैकेनिज्म चालू किया था। हमने उसका नाम लिखा था वाव सर्विस था उसका। भाई बेसिकली आपकी सीट टूटी हो, आप कहोगे वाव क्या हो रहा है यार, अच्छी पिक्चर है तब भी आप वाव कहते हो। तो हमने उसको शॉर्ट कोड बनाया था उस समय वाव नाम से, और इट वाज टर्न अराउंड टाइम उसका डिफाइन था कि अगर सिनेमा मैनेजर ने उसको अटेंड नहीं किया तो वो एरिया मैनेजर के पास जाएगा, एरिया मैनेजर से ऊपर जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो मेरे फ़ोन पे हमेशा मैप था। While we were growing so fast, it was important to understand the pulse of what we are building. And जो आदमी अपनी फैमिली को लेके पिक्चर देखने आया है, उसको तो अच्छा एक्सपीरियंस देना तो आपका बनता है। आप उसको अगले दिन जाके सर्विस नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते। So 70 to 80% of those problems we could solve there and then. That is that service was. And that kind of scale up, और ये जो हमने कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस बिजनेस जो क्रिएट किया था, वो दैट हैज़ बीन फेयरली वेल रिस्पेक्टेड इन आवर इंडस्ट्री। मैंने आपको वो हॉलीवुड रिपोर्टर वाली बात भी बताई। तो आई थिंक हमारा सबका, वी शुड बी क्लियर हम किसको सर्विस कर रहे हैं, एंड हमको उनके बहुत करीब रहना चाहिए। और रिटेल बिजनेसेस में दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट होती है, you should know what you want to do, but it is more important to know what you don't want to do. It gives you a very strong focus of what you're doing, and you have to do that yourself as a leader, and then and then you take care of your employees. Everything else will be taken care of. ये 1,000 रुपये वाली सर्विस थी, उसके अंदर बस ये प्रिविलेज मिल रही थी, और कोई इशू है? नहीं सर, उसमें वो VIP सीट थी। एक साउथ बॉम्बे में सिनेमा था हमारा, मेट्रो एडलैब्स नाम था उस समय उसका, जो मेट्रो बिग सिनेमास हो गया। ये साउथ बॉम्बे में था। एबनी क्लास की वो टिकट थी, जो अभी गोल्ड क्लास के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें रिक्लाइनर सीट्स होती थी। तो ये वहाँ की टिकट थी। और जो मैंने आपको 10 रुपये की टिकट बताई UDP में, तो उसमें फ्रंट रोज थी जो 10 रुपये की टिकट्स हम बेचा करते थे, बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट ए सिनेमा वेयर इट इज़ एक्सेसिबल टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द सोसाइटी, टू अ VIP which would be sitting at the back while you were playing same content. The idea was that there is a basic hygiene factor that you need to cover. अगर आपके ब्रांडेड एक्सपीरियंस में कोई आ रहा है और आपने उसको बोला है, इट डजेंट मैटर वो क्या पैसे दे रहा है, वो पेइंग कस्टमर है। आपको एक अच्छी पिक्चर, आपको एक एयर कंडीशनिंग, आपको एक अच्छा खाना पीना, आपको एक साफ़ सुथरा वॉशरूम और एक रिस्पेक्टेबल हॉस्पिटैलिटी स्टाफ की लगेगा, और वो आपको देना चाहिए। ये आपका ब्रांड प्रॉमिस है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, और अगर आप एक ही अम्ब्रेला ब्रांड के अंदर कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको क्रिएट करना। Reliance at that time, and I'm talking Reliance ADAG group, had not really created anything around service business. This is one of the first service business that we had created under that. Reliance group दो भागों में बटा, और Reliance ADAG group ने एक कंपनी सबसे पहली एक्विजिशन करी एडलैब सिनेमास के नाम से, एंड आई वॉज आई थिंक 31.5 years old जब मैं वहाँ का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना। एंड आई स्टार्टेड दैट बिजनेस, एंड वो 3 सिनेमास थे उनके अगेन। तो इन अ वे ये मेरा चौथा स्टार्टअप है जिसमें मैं आज बैठा हूँ। और उस बिज़नेस को वी वेरी क्विकली बिकेम द नंबर 1 सिनेमा कंपनी इन द कंट्री। द बिजनेस अंडर द नेम ऑफ बिग सिनेमास वेंट टू नेपाल, Mauritius, Malaysia, USA, and obviously India. And the idea was to create a service business which is profitable and can attract and do cinemas to disperse, so democratize cinema viewing experience. और वो मेरी जर्नी 6.5 साल रही। और जो मैंने स्टार्टअप अगर
एक्सपीरियंस और ब्रांड क्रिएशन जो मैंने पीवीआर में किया, यहाँ पे उस जर्नी को आगे ले जाते हुए मैंने स्केल अप की चीज़ सीखी। और एक समय पे मेरे पास 3,500 लोग थे जो काम करते थे, और ये डिस्पर्स थे मल्टीपल जोग्राफीज़ में। हमने एक वो वॉइस ऑफ कंज्यूमर की मैंने आपको बात बताई, हमने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फर्स्ट काम किए हुए हैं। एक्चुअली अगर मैं देखूं, डिशुम जो है उसकी जो फाउंडेशंस अगर मैं देखूं, वो काफ़ी ये सब एक्सपीरियंसेस के कारण है। क्या चीज़ें ना करें जिससे हम एक प्रॉफिटेबल, वैल्यू फॉर मनी, डिज़ायरेबल एंड एन इंटरेस्टिंग एंड एन अट्रैक्टिव प्लेस टू बी एज ए सिनेमा बना सकें। और वो सब एक्चुअली उन सब चीज़ों का मिश्रण है। उसमें पीवीआर की ब्रांड बिल्डिंग है, उसमें एडवर्टाइजिंग का किक है, उसमें स्केल अप के एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें क्या गलतियां ना करने के हैं, क्या कैपेसिटी रखने का है, वो सब मिला हुआ है। एक्चुअली डिशुम इज देयर। आई थिंक डिशुम इज सर्व्ड बाय ए प्रिपेयर्ड माइंड हु हैज़ सम लेवल ऑफ एक्सपोजर इन दिस सेगमेंट वेरी वेल। एंड ये क्यूरेशन है एक पर्टिकुलर सेगमेंट में नई चीज़ लाने की, और एक सीजनड ऑपरेटर वो कोशिश कर रहा है कि एक चीज़ लाके खड़ी करी जाए जो इम्पैक्टफुल बन सकती है, बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है। और ये डेली हॉलीडे है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है 10 दिन की छुट्टी, 2-3 घंटे निकालिए अपनी फैमिली के साथ और जाइए सिनेमा, हम आपको एक्सपीरियंस देंगे। तो डिशुम इज़ अबाउट दैट। एंड देन ये एक्सपर्ट सीईओ साहब आए, उन्होंने कहा यार ये सब तो ठीक है, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है और जो आप कर सकते हैं, तो आपको तो मार्केटिंग में शिफ्ट होने जाना चाहिए फुल टाइम। और ये वो समय था कि जब हम बेंगलोर को लॉन्च करने जा रहे थे, और हमने पहला राउंड पी कर रहे थे पीवीआर के अंदर। सो वी वर बिल्डिंग a brand which is now loved and is the leader brand in this industry. I have been part of leading that front of creating the retail identity, the brand identity of that brand. Till recently, I think they have just done an iteration and changed the logo now, last year. And I met Mr. Bijli and he showed me what he was doing. So very interesting. And I moved to doing the brand work for PVR. And we had this expat CEO who had this international exposure. And we started, putting in a lot of international or world-class level of work and exposing Indian guests around it, and that is the fundamentals of where the PVR as a brand has started and built. हमने मुझे याद है, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में हमने एक मल्टीप्लेक्स खोला था, जो पीवीआर साकेत और पीवीआर प्रिया ना 80-90% ऑक्यूपेंसी पे चलता था। ये भाई साहब 40-50% ऑक्यूपेंसी में चलते थे, क्योंकि वीक लोकेशन थी, इंडस्ट्रियल एरिया में था। हमने कहा कैसे इसमें एक्साइटमेंट क्रिएट किया जाए। तो आई रिमेंबर हमने उस समय रेडियो सिटी के साथ टाई अप किया और मारुति सुजुकी के साथ टाई अप किया, और मेरे ख्याल से एक न्यूज़पेपर थे, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया था, उनको साथ टाई अप करके। सो सिनेमा रिटेल और रिटेल एंटरटेनमेंट इज़ ऑल अबाउट शोमैनशिप, हाउ यू क्रिएट दैट elevated experience for somebody. And we wanted to get attention because this is also a great place to visit. तो हमने कहा कि आप कुछ ऐसा कीजिए। हमने एक एक्टिवेशन किया और हमने कहा कि आप आइए पीवीआर में और आप बताइए आप क्या कर सकते हैं मूवीज़ के लिए, अगर आप मूवी क्रेजी हैं। तो किसी ने कॉकरोच खाए, किसी ने कुछ अपना वियर्ड कुछ किया, किसी ने डांस किया, जो आज की डेट में आप काफ़ी ज़्यादा इसमें टेलीविज़न में देखते हैं। तो एक हमने राउंड किया और उसके बाद हमने 12 लोग शॉर्ट लिस्ट किए, और मुझे याद है उस समय हमने एक मारुति कार किसी को दी थी, who could have stayed longest in that car, and the only thing that they could do is they could take a pre-designated break and they could only eat Pepsi and popcorn. And मेरे ख्याल से 48 घंटे या कुछ के बाद एक लेडी थी हाउसवाइफ जिन्होंने वो जीता था। वो तो एक अच्छा आउटकम था, बट व्हाट वाज द अदर आउटकम कि हमने ये 15 दिन में वो एक नारायणा एंड पीवीआर का एक पूरा का पूरा अटेंशन पूरे दिल्ली मीडिया का ले पाए थे।
और वो सारा ऑर्गेनिकली किया था हमने. So I think those kind of interesting work we did, not only on the corporate side but on the activation side, got that together. I think another very important piece that happened with that is that उस समय एनालॉग था, हमने बात करी. Cinema advertising business was only at a very rudimentary level. It was not part of any media plan. So it needed to, and we were trying to build something large. We needed money, we needed to be profitable, we needed to add more cinemas, etc. So every penny was important for us. Advertising as a revenue was very minuscule. So I have led and evangelized cinema advertising as a vertical by going to an LG or a Samsung or a Pepsi or an HUL or any large this thing. And what we decided and what we did and implemented something is कि ये मार्केट तो छोटी है, एज ए सिनेमा इंडस्ट्री तो छोटी है, बट आई वांटेड एंडोर्समेंट फ्रॉम अ लीडर इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल हम ऑटो सेगमेंट में गए 2 व्हीलर में, तो हमने मल्टी ईयर डील करी हीरो होंडा से, हम गए पेप्सी से मल्टी ईयर डील करी, हम गए एलजी से, हमने एलजी के साथ काम करना शुरू किया. एलजी का काम देखते हुए सैमसंग ने कहा हमने भी तुम्हारे साथ काम करना है. तो हमने फोकस्ड अप्रोच करी और हमने उनको एंगेजमेंट ज़्यादा दी. वो कोई भी हम कोई क्लिक पर वो व्यू और ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे उस समय, बट वी सेड वील गिव यू क्वालिटेटिव रीच, वील गिव यू एक्सपीरियंशियल एक्टिवेशंस फॉर योर ब्रांड्स. एंड दैट इज़ व्हाट वी वर्कड इन. एग्जीक्यूशन पे बहुत ध्यान दिया, मूवीज़ के प्रीमियर्स को ब्रांड किया, प्रीव्यूज़ की जो हमने बात करी, एंड देन वी स्टार्टेड टीवीसीज़ को सिनेमाज में कन्वर्ट करके उसका सेंसर लेके फिर सिनेमा में चलने की एक जर्नी शुरू करी, और वो बहुत रोबस्ट बिजनेस बना. आज सिनेमा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इज़ आई थिंक touching almost a sizable number. I don't remember the exact number, so I'm not quoting it. But that is the journey that I had started. This is something I was doing at that time. उसके बाद मैं कुछ समय के लिए रिटेल एंटरटेनमेंट बिजनेस से बाहर निकल गया, और मैं एक एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म के साथ जो लीडरशिप हायरिंग करती है उनके साथ मैंने काम किया. DHR इंटरनेशनल नाम है उनका, ये एक अमेरिकन फर्म है, और उनकी मैं रिटेल एंड कंज्यूमर प्रैक्टिस का पार्टनर बन गया. और उसमें हमारा काम होता था कि आप एक बड़े बिजनेस में आपका CFO चाहिए, आपको CEO चाहिए, आपको मैनेजिंग डायरेक्टर चाहिए, बोर्ड सीट में कोई चाहिए, तो आप वो लीडरशिप टैलेंट को सेलेक्ट करके आप उनको प्लेस करते थे. So typically you would do it so you will charge 33% of somebody's compensation as a fee. So it was a high quality selected work. Your client is a high quality set of a person who's paying you that. Your candidates are leaders in their space. So what it was a very fulfilling experience for a executive who's trying to do something different. But again, it was a new thing for me, if you will see in my process of life. Later on, I moved to a company where we launched Pro Wrestling League. It is a very large franchise today. पहला सीज़न में हम आमुल को लेके आए और पतंजलि को लेके आए एज स्पॉन्सर्स, और साक्षी मलिक प्रो रेसलिंग लीग की ही उपज हैं, और हम ओलंपियंस को लेके आए बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इसको इंडिया में लॉन्च किया. सोनी हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर थे, सोनी लिव हमारे OTT पार्टनर थे. तो एक नई चीज़ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिली. While I was doing that and I wanted to go back to retail as a business, I was approached to join Smash Entertainment as their CEO. Smash Entertainment is Bombay based, and they were trying to build a business of size and scale. At that time they were at 8 centers in family entertainment centers, and if you want to do anything, you should do it in the best possible manner that it is.
सो हमने बात किया कि इसको किस तरीके से बड़ा बनाया जा सकता है. तो वी एक्वायर्ड PVR Bluo एज ए कंपनी, and there was another company called SVM in Hyderabad, and became the largest player in this segment. This is something that I did for a very short stint at Smash Entertainment, and the size became from X to 25X. And we became the largest player in this space. We also got Pepsi to sign up as a principal sponsor. So a lot of centers started saying Pepsi Smash. We got a lot of other people to come in. We created a good talent pool around it. So we scaled that business from point 1 to point B. While all this was going on is when I think Dishum conversations were beginning, and we were thinking how to create something of impact and size in cinemas. And then Dishum journey started. तो आपने पहला अपना खुद का बनाया था? तो मेरे को फाउंडर हैं राहुल शर्मा, जो माइक्रोमैक्स के भी को फाउंडर हैं. तो मेरी पहली कन्वर्सेशन में उन्होंने कहा, देखिए भाई, मेरे पास ये फ़ोन है, इसमें प्रोजेक्टर है, हम लेके जाना चाहते हैं हर छोटे से छोटे शहर और कस्बे में अपना ये सिनेमा. एंड राहुल इज़ वेल नोन फॉर क्रिएटिंग ब्रांड्स एंड बिजनेसेस ऑफ इम्पैक्ट एंड स्केल. जी देखिए, डिशुम कोई नई चीज़ सॉल्व नहीं कर रहा है. ये एक पुरानी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. हमारा सिर्फ जो चेंज है, हम इसको एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं और सोच के संभल के कर रहे हैं. सो ये बहुत लोगों ने ट्राई किया हुआ है. बहुत सारे इसका ग्रेवयार्ड है बजट सिनेमास का. बहुत लोगों ने ट्राई किया, वो ठीक से नहीं कर पाए. हमने वो शुरुआत करी, उससे हमने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए. मैंने आपको इससे पहले जिक्र किया कि मैंने हर तरीके का फॉर्मेट इंडिया में लॉन्च किया हुआ है. तो इट वाज डिफ़िकल्ट टू गो बैक एंड से कि अभी इसको स्ट्रिप डाउन करके देखते हैं, क्या लोएस्ट पॉसिबल केपेक्स पे सिनेमा बन सकता है. तो हमने एक पहले 40 सीटर का सिनेमा बनाया, फिर एक 64 सीटर का सिनेमा बनाया. पहले हमने इसको प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में बनाया, फिर हमने उसमें थोड़े एकूस्टिक पैनल्स लगाए. तो वी स्टार्टेड वर्किंग विद इट एंड वी टुक अराउंड. वो जो टेक्नोलॉजी का पार्ट मैंने आपको बताया, और ये जो राइट साइजिंग एंड स्मार्ट सिनेमा जो मैं बोलता हूँ आपको, उसके पीछे 1.5-2 साल की मेहनत लगी. और हमने ये एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया और पहला सिनेमा लॉन्च किया 6 मार्च 2020 को गुड़गांव में. और उसमें मैंने 50 लाख रुपए पर स्क्रीन का खर्चा किया था. तो 1.5 करोड़ रुपए में मैंने वो सिनेमा बनाया. देन वी सेड ओके फाइन, वाइल वी वांट टू गो टू लोएस्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ सेइंग कि हम 1 लाख पॉपुलेशन के विलेज में भी जाएंगे, बट आज की डेट में पहले 500-600 सिनेमा है, वो उस 150 रुपये तक के एवरेज टिकट प्राइस पे जाएंगे. तो एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस और बैलेंस शीट. तो जो आपने पहला खड़ा किया था वो खुद के पैसों से था? कंपनी ओन था, और राहुल शर्मा जी ने हमारे को उसमें पैसे डाले. जब आपने शुरू किया उसके मेरे हिसाब से कुछ 15 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही. 6 मार्च को हमने ये लॉन्च किया था और 24 मार्च को ये बंद करना पड़ा. उससे इंटरेस्टिंग स्टोरी तो ये थी कि हम अपनी जो हमारी छोटी सी टीम थी, हम उसको रख पाए अपने साथ. हम इकट्ठे रहे, जुड़ के रहे, और एक नया ब्रांड जिसको कुछ जानता नहीं था, हमने 32 स्क्रीन्स लॉकडाउन के समय फ्रेंचाइजी में साइन करी. एंड दैट गेव अस अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन फ्रॉम आउटसाइड. हमने कोई पैसा डाइल्यूट नहीं किया. आज की डेट में हमारे मार्केट में लोगों ने आके हमने कहा कि हमारे साथ काम करिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम आपको साइन अप का पैसा दे रहे हैं, हम आपको कैपिटल का पैसा दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ मल्टीप्लेक्स खोलिए. और अगर आप ये काम कर सकते हैं लॉकडाउन में, जब हर आदमी कह रहा था कि OTT है, OTT है, OTT है, तो ये बहुत बड़ी वैलिडेशन है, एक इंडस्ट्री की, दूसरा ऑपरेटर की और हमारी टीम की. और वो सबसे बड़ी जीत है. आज हमारे पास 51 स्क्रीन्स हैं, और होपफुली नाउ आई थिंक फ्लड गेट्स विल ओपन. ठीक है, मैं आपको रोक के एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. थोड़ा सा सिनेमा हॉल का बिजनेस समझाओगे, कैसे वो कमाते हैं, क्या क्या मॉडल्स होते हैं? तो जी, सिनेमा हॉल में आप आते हैं, जब आपने टिकट खरीदी तो उसके बाद आप एक कन्वीनियंस फीस देते हैं बुक माई शो या पेटीएम में. अगर मैं डायरेक्टली लेता हूँ तो नहीं देने की? नहीं लेते हैं आप. अगर वो देते हैं तो कन्वीनियंस फीस की एक शेयरिंग होती है, वहाँ से शुरू होता है. अच्छा, कन्वीनियंस फीस की भी शेयरिंग होती है जी. क्या रेशियो रहता है इस कन्वीनियंस फीस? वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, बट इट्स अ फेयरली इक्विटेबल स्प्लिट. बट ये सिंगल थिएटर ओनर्स को शायद नहीं मिलता है. ओनली चेन्स गेट इट.
एंड दैट्स वेयर इट इज़। अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं खुले होंगे और वो तब आपके पास शायद वो पावर नहीं हो करने के लिए, बिकॉज तब वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म की तरह रह जाता है। ठीक है जी। आप जब आए, आपने टिकट खरीदी, तो जो अगेन मैं अगर सिर्फ सिनेमा हॉल्स की बात करता हूँ तो उसमें एक जो मल्टीप्लेक्स चेन्स हैं उनका एक रेवेन्यू शेयरिंग पैटर्न है। उसमें आप पहले वीक देते हैं 50%, दोनों की तरफ। ये जीएसटी निकालने के बाद की बात हुई। अगर पिक्चर हिट करती है, एक पर्टिकुलर बेंचमार्क को हिट करती है, तो उसको 2.5% और मिल जाता है प्रोड्यूसर को। 50 की जगह वो 52.5% हो जाता है। और बेंचमार्क कब डिसाइड होता है? वो एक बेंचमार्क है, कमर्शियल बेंचमार्क है कि अगर ये नंबर क्रॉस किया। क्या है वो नंबर? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग, बट वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है कि इस मूवी ने अच्छा परफॉर्म किया तो ब्लॉकबस्टर कही जाती है। अच्छा, ओके, ठीक है। It is like that. It is not, and it can obviously change with the size, etc. As of now, it is same. So वो नंबर क्रॉस किया तो वो ऊपर हो जाता है। अगर वो नहीं अच्छा किया, हमने पिक्चर चलाई और वो ब्लॉकबस्टर नहीं निकली थी और उसको ब्लॉकबस्टर हमने टर्म दिए 50%, तो वो 2.5% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है। बट आपको पता है कोई मीडियम बजट की पिक्चर है तो वो 50% पे नहीं चलती है, तो वो 45% पे चलती है। ठीक है। तो अब मैं अगर एग्जीबिटर हूँ, आप प्रोड्यूसर हैं, तो अगर ब्लॉकबस्टर है तो आपको 50-50, अगर वो मीडियम टर्म वाली पिक्चर है तो 55 मेरा, 45 आपका। ठीक है। और ये स्लाइडिंग स्केल में नीचे होता रहता है। ठीक है। पहले 50-50, सेकंड वीक 45, 47.5, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ कैटेगरी ऑफ अ फिल्म इट। ठीक है। लॉजिकली 5% या 2.5% के रेशियो से। हाँ, वो नीचे स्टेप बाय स्टेप गिरता रहता है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और ये कितने टाइम तक होता है, मतलब? अब जितने समय पिक्चर चले, अच्छा। और फिर एक टाइम के बाद रुक जाता है वो स्लाइडिंग स्केल। हाँ, मैं वही कह रहा था। हाँ, वो मेरे ख्याल से इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली 35% पे रुक जाता है। तो कश्मीर फाइल्स अगर 5वें हफ्ते में चल रही थी तो 35% मिल रहा होगा प्रोड्यूसर को। बट आज की डेट में वो रन थोड़े कम हो गए हैं, बिकॉज पिक्चर्स बहुत वाइडली रिलीज होती हैं। लॉन्ग रन फिल्म्स बहुत कम रही हैं कुछ समय से। एक उर्री मुझे याद है जिसने काफ़ी लॉन्ग रन किया था, कश्मीर फाइल्स ने अच्छा किया है, बाहुबली 2 ने काफ़ी किया था। तो बट रन्स कम हो गए हैं। तो टिपिकली दिस इज 3 to 5 वीक्स विंडो मोस्टली। 5 वीक्स तो आजकल ओटीटी हो गया ना। वो आज की बात है, एबरेशन है। आई थिंक दैट विल चेंज साहिल। वो आई थिंक वी ऑल आर कमिंग आउट ऑफ कोविड, दैट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन, बट दैट्स द लॉन्ग रन। तो आप कभी भी नोट कीजिएगा, वो शायद वो विंडो है, बट कश्मीर फाइल अभी आई है ओटीटी में, नहीं आई है, क्योंकि वो पूरा का पूरा थिएट्रिकल रन यूज करके जाएंगे। क्योंकि इट इज, सी इफ देयर इज अ रेवेन्यू मिक्स अटैच्ड टू इट, वी कैन टॉक अबाउट इट। तो बॉक्स ऑफिस की शेयरिंग हो गई, तब आप सिनेमा में आते हैं तो आप एफएनबी की आप जो भी लेते हैं उसके ऊपर एक कॉस्ट होती है जो आपकी होती है। तीसरा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। एफएनबी क्या हुआ? फूड एंड बेवरेज, आई एम सॉरी, कैंटीन की जो सेल हुई, आपने समोसा खाया, पॉपकॉर्न खाया, पेप्सी खाया, उसकी जो कमाई है वो कमाई है। तो वो बेसिकली आप वो चीज किसी को पहले मंथली रेंट पे देते हो, फिर जो सेल होती है उसका होता है, या फिर वो ये? सो जो प्रोफेशनली मैनेज बिजनेसेस हैं वो तो खुद ही चलाना चाहते हैं, खुद ही चलाते हैं। काफ़ी मॉम एंड पॉप शॉप्स में ये होता है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड आउट होती हैं कि आप मुझे एक फिक्स फी दे दो, आप अपने पैसे रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये नहीं करते मल्टीप्लेक्सेस टिपिकली, बट छोटे शहरों में, छोटे सिनेमा में एक आधा जिसका मल्टीप्लेक्स है, वो जो खुद नहीं चलाना चाहते वो करते हैं ये काम। एफएनबी से आ गया, ये हो गया खाने पीने से, और उसके बाद है एडवर्टाइजिंग, एंड दैट इज अराउंड 15% ऑफ द ओवरऑल पाई ऑफ द रेवेन्यू। सो अगर मैं रेवेन्यू का पाई डिवाइड करूं एट ए एनुअलाइज्ड नंबर फॉर वेल एट ए गुड स्टेज बिजनेस विच इज स्टेबलाइज्ड, तो 50% से 55% आना चाहिए बॉक्स ऑफिस से, 25 से 30% आना चाहिए एफएनबी से, 10 से 15% आना चाहिए एडवर्टाइजिंग से। ये ब्रेकअप है आपका। दैट इज द वे यू मेक मनी। अब जैसे एडवर्टाइजिंग की बात करके चले, तो मान लो मुझे अपनी ऐड चलानी है आपकी, तो क्या कॉस्ट आती है लमसम? तो हर जैसे अब तो देखिए, अब तो डिजिटाइज हो गया है, अब सारे मेजरमेंट टूल्स आ चुके हैं, सो इट्स वेरी इजी, इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू वांट टू डू इट। आप कह सकते हैं कि यार मुझे ना नेशनल कैंपेन करना है, तो आप कहेंगे कि मेरे को नेशनल कैंपेन करना है, उसके बाद आप अगेन और डाइसेक्ट कर सकते हैं। मैं नेशनल कैंपेन करना चाहता हूँ, टॉप गन के साथ करना चाहता हूँ, नेशनल कैंपेन करना चाहता हूँ, बाहुबली के साथ करना चाहता हूँ। आप एक ज्वेलर भी हो सकते हैं, आप कहते हैं यार मेरे को सिर्फ गुड़गांव में करना है,
मेरा नया स्टोर खुल रहा है, तो आप कहेंगे ठीक है यार, मेरे ना ये 4 सिनेमा हॉल हैं जिसमें मैं करूँगा, तो आप वो 4 सिनेमा हॉल में भी कर सकते हैं। आप कहते हैं यार मैं 4 सिनेमा हॉल में तो कर रहा हूँ, बट मेरे को ना सिर्फ विमेन से ही बात करनी है। अच्छा, तो वो कौन सी विमेन ओरिएंटेड फिल्म है जिसमें आपका फीमेल स्क्यू ज़्यादा होगा, आप कंटेंट से वैसे भी डाइसेक्ट। तो ये जो देखता है ये प्रोग्रामर देखता है। प्रोग्रामिंग तो कर रहा है आपका काम फिल्म सिलेक्शन का। ठीक है। ये एडवर्टाइजिंग और मीडिया कट्स जो हैं ये एडवर्टाइजिंग टीम देखती है, और वो टारगेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो वो एक्टिवेशंस हैं अलग अलग तरीके से जो आप कर पाएंगे। ठीक है। अब कॉस्ट क्या आती है लमसम अगर मान के चले तो? वो सर आई थिंक इट डिपेंड्स वेयर यू आर क्वालिटी। अब झुंझुनू में मेरा सिनेमा होगा, उसकी अलग कॉस्टिंग होगी। अब मान के चलते हैं एक टियर 3 सिटी, टियर 2, टियर 1 जी, क्या रेट आएगा अगर हमको एक वीक एक मूवी को टारगेट करना है तो? इसमें अगेन काफ़ी वेरिएबल्स हैं, तो मेरे को आप वेरिएबल्स भी बताओ। अब देखिए, अब वो डिपेंड करेगा वो 400 सीटर का हॉल है या 150 सीटर का हॉल है, वो साउथ दिल्ली में हॉल है या ईस्ट दिल्ली में हॉल है या झुंझुनू में है, उसके हिसाब से भी प्राइस। ठीक है, मतलब एक मान रहा हूँ मैं, एक टॉप टियर ऑडियंस है। हाँ जी, ये उस, हाँ बिल्कुल, जैसे उसमें पर यूनिट कितना कॉस्ट आता है अप्रॉक्स अगर मान के चले तो? आप एक नंबर पर ऑडियंस मांग रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा कुछ अगर बता पाओ। Cinema is seen as a premium model because as an advertising experience, it is free from distraction. It's a captive audience which is come on an appointment. You're not flipping channels, you're not browsing, it's not come to you. You've reached there, you know what choice you made to watch, then that advertising is shown to you, right? So for that quality reason, it is typically always a premium compared to a newspaper, to a digital ad, to a radio ad, etc. Typically 30 to 40% premium. ठीक है, चलो एक बार रिवर्स कैलकुलेशन कुछ और करते हैं। साल भर में एक पीवीआर कितना कमाता I think you want to say multiplex. है? हाँ, एक मल्टीप्लेक्स कितना कमाता है? वो मल्टीप्लेक्स इक्वल टू पीवीआर दिमाग में हो गया ना आजकल। तो देखिए वो उसको पर स्क्रीन में करते करना। हाँ, पर स्क्रीन कितना कमाता है? 3 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए पर स्क्रीन एक आदमी कमा सकता और ये इंक्लूड्स एवरीथिंग है? है। एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है सर, सिर्फ एडवर्टाइजिंग? सिर्फ एडवर्टाइजिंग की बात। और कितनी मूवीज लगती है अप्रॉक्स एक साल में? तो देखिए मेरे हिसाब से आई कुड बी रॉन्ग बाय 10, 15, 20 नंबर। 1600 से 1700 मूवीज बनती हैं इंडिया में, उसमें से 300 से 400 बनती हैं हिंदी में, 150 से 200 होती हैं इंग्लिश में। सो लार्ज चंक बनती है साउथ इंडिया से, 1100 कुछ सिनेमा बनती है, जो वो थिएट्रिकल सारे आ नहीं सकते हैं क्योंकि 52 ही हफ्ते हैं हमारे पास, तो वो कट छट जाती हैं उसमें से। वो जो 300, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो 300 से कट छट के वो रह जाती हैं 80 से 120। अभी आपने मार्केटिंग स्क्रीन्स की बात करके चली, तो अभी आप बता रहे थे 80 स्क्रीन्स जैसे एग्जांपल के लिए। हाँ, तो 80 मूवीज आई, 52 हफ्ते थे, 80 से 100 मूवीज चलती हैं आपकी एक समय पे। और आप बता रहे हो कि 5 लाख से 15 लाख तक कमा सकता है? हाँ जी, कमा सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो 100 मूवीज एवरेज चलाता है तो एक मूवी मोटा मोटी 5,000 से 15,000 तक कमा सकता है एक मूवी। देखिए आप देखिए, 3 से, मैंने आपको जो बोला था, मैंने बोला था 3 से 15 लाख रुपए पर एनम एक स्क्रीन कमा सकती है ऑन एन एवरेज। अगर आप उसको भाग करना चाह रहे हैं तो उसको 52 हफ्ते से डिवाइड करिए, आपको नंबर मिलेगा। 15 लाख डिवाइड बाय 52 विल गिव यू अ वीकली एवरेज ऑफ एडवर्टाइजिंग इनकम ऑफ योर। और एक दिन में कितनी स्क्रीन चलती है? 4 से 5 शोज चलते हैं ऑन एन वीकली एवरेज, ऑन एनुअल एवरेज। कभी कभी छोटी मूवीज भी आती हैं तो 5.25 शो भी चल रहे होते हैं, तो एनुअलाइज एवरेज 5 है। ठीक है ना। अनलेस एंड अनटिल आप पहाड़ों में जहाँ पे रात के शोज नहीं चलते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप किसी ऐसे सिटी में काम करते हैं जहाँ पे रात के शोज नहीं चलते हैं, तो वो कम हो जाती है एवरेज। मैं बता रहा हूँ हमारे जैसे ऑपरेटर की बात, तो 5 शोज मान के चल सकते। तो वो एक बहुत बड़ा गैप है। हम एज ए कंट्री बहुत मूवीज बनाते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे फैशन के अंदर, हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम के अंदर, हर चीज़ में मूवीज़ घुसी हुई हैं, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन आज की डेट में हर जगह अवेलेबल नहीं है। जो डिशुम का भी एजेंडा है वो यही है कि क्या आप एक प्रीमियम सिनेमा व्यूइंग हर अच्छे अनपेनिट्रेटेड कैचमेंट में ले जा सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि जो मैंने बोला कि 5,564 कस्बे ही हैं जिसमें जाना है।
आप रोहिणी में कितने सिनेमाज हैं जिसमें मिडिल क्लास आदमी जाके पिक्चर देख सकता है। आज की एक जो गैप है, जो अर्बन सिनेमाज में जो लेगेसी सिनेमाज आज जो काम कर रहे हैं, उन्होंने सिनेमा व्यूइंग को अनअफोर्डेबल बना दिया है। देयर इज ए फ्रिक्शन टू गो टू मूवीज। ये अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, मूवीज इतनी प्रमोट ही नहीं होती है। वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि फ्राइडे सैटरडे संडे में पिक्चर देखने जाना ही है, राइट? सो दैट इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इन नॉर्थ इंडिया, इन वेस्ट इंडिया, इन दीज प्लेसेस, movies are typically made for well-to-do people. बिकॉज बाकी जगह तो पिक्चर हॉल ही बंद हो गए सारे। सही बात है। 8,500 से 9,000 सिनेमा होते थे कोविड से पहले इंडिया में। वो मेरे ख्याल से 1,500 तक बंद हो जाएंगे, बंद हो चुके हैं अब। वो 7,000 साढ़े 7,000 रह गए। 2,500 से 3,000 स्क्रीन हैं जो मल्टीप्लेक्सेस में हैं। वो मल्टीप्लेक्सेस वो अट्रैक्ट करते हैं उन लोगों को जो टॉप टियर पैसा दे सकते हैं। अब जैसे मैं मुजफ्फरपुर बिहार में गया, वहाँ पे दो नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन है, एक रीजनल मल्टीप्लेक्स वाला आदमी है। वो टिकट तो 150 रुपये की बेच रहा है, लेकिन पॉपकॉर्न 350 को बेच रहा है। तो आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं ऐसी चीज़? हम सारे बात करते हैं, आप भी बिजनेस वाले हैं, मैं भी बिजनेस वाला हूँ, कि कैसे आप फ्रिक्शन कम करें, कैसे आप एसेट्स को ज़्यादा स्वेट करें, कैसे आप लोगों को बार बार अट्रैक्ट करें। आई थिंक देर इज़ अ गैप। दैट इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर डिशुम ऑल्सो, is to create that experience where you come again and again. You don't have to think twice to come to movies. There is no doubt about the high quality cinema experience, but I'm not going to take your kidney away for popcorn, right? So I think there is a balance that needs to be brought there. So let's take the example of Delhi. Delhi has very few single screens and has these multiplexes. Tell me, the guy who's earning 40,000 rupees a month, can he even go for 4 times to a cinema theater? You have not given him any opportunity to do that. And 40,000 रुपये कमाने वाला आदमी एक respectable पैसा कमाता है. I think that is a big gap to fill in. And that's something that you will do. वो 40,000 कमाने वाला आदमी, I'm sure कहीं जाके छोले भटूरे खाता होगा. I'm sure 4-5 बार बाहर जाता होगा. 3 या 4 बार कम से कम नए कपड़े भी खरीदता होगा. ये वही ऑडियंस है, अगर हमने क्रिएट कर दी तो बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है. 130 करोड़ का इंडियन पॉपुलेशन है. दंगल जो एक काफ़ी बड़ी फिल्म थी, उसके थिएट्रिकल एडमिशन 4 करोड़ है, और वही पिक्चर अगर जब चलेगी ब्रॉडकास्ट में 30 से 32 करोड़ लोग देखते हैं उसे. मुगले आजम अगर मैं बात करूं पुरानी, 6% इंडिया ने देखी थी, क्योंकि उस समय अफोर्डेबल होती थी सिनेमा. सिनेमा व्यूइंग अगर आप इसकी हिस्ट्री में भी जाएंगे, ओपेरा और ड्रामा वाज द बिग रिच मैन्स थिंग, सिनेमा वाज अ पुअर मैन्स एंटरटेनमेंट. देखिए, इंडिया गर्म देश है, इंडिया में इतने बीच नहीं है, इतनी कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है कि आप बाहर जाके कुछ कर पाएँ. तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है कि घर से बाहर निकलिएगा, या तो कुछ खा पी के आइएगा या पिक्चर देख के आइएगा. हम चाह रहे हैं कि आप आइए, 2.5 घंटे 3 घंटे आइए, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठिए, लेज़र टेक्नोलॉजी में फर्स्ट क्लास पिक्चर देखिए, और एक मिनी वेकेशन लीजिए. यहीं से स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल कीजिए, यहीं से आप एक अपनी इमोशनल जर्नी में ट्रैवल कीजिए. देखिए, हम सब कंटेंट कंज्यूम करते हैं, बट वो आखिर में स्टोरीज़ ही हैं, और वो स्टोरीज़ शेयर्ड स्टोरीज़ हैं, और उससे ही शेयर्ड लर्निंग है. आप अभी अभी नए पेरेंट बने हैं, अब जैसे मॉन्स्टर इंक है कोई पिक्चर, या कोई और मूवी आप देखना शुरू करेंगे अपने बच्चे के साथ, और वो आपकी एक बॉन्डिंग बनेगी, उससे कुछ सिखा भी रहे होंगे आप उन्हें कुछ. तो मूवीज़ ये कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. वो आई थिंक इंडिया में काफ़ी मिसिंग हो गया है, राइट? दूसरा, एक एनर्जी जो एक बंद कमरा करता है, जिसमें आप 200 लोग बैठे हुए हैं, एक जोक आपको ज़्यादा हंसाता है, आपको ज़्यादा रुलाता है. वो कलेक्टिव एनर्जी जो होती है ना, जो सोशल एक्सपीरियंस होता है, वो सिनेमा के अलावा कोई नहीं दे सकता. सो उसका मज़ा अलग है. आई थिंक सिनेमा हैज़ दैट रेलेवेंस विच इज़ सैडली मिसिंग टुडे.
यहाँ से हम बात कर रहे थे जैसे पहले आप कि यहाँ से हम बाहर निकले तो मोदी नगर है, वहाँ पे एक समय 5 सिनेमा होते थे और ऑलमोस्ट जो भी एनसीआर में रहता होगा मोदी नगर से गुजरता हुआ जाता होगा, और एफ्लुएंट है, वहाँ पे क्यों नहीं है सिनेमा? देयर इज़ अ गैप. सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हम मध्य प्रदेश हरदा का एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, वहाँ पे हम पहला मल्टीप्लेक्स डिशुम सिनेमाज ला रहे हैं. झुंझुनू राजस्थान का पहला डिशुम मल्टीप्लेक्स लेकर, पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में ये कर रहे हैं, बदायूं में कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ में कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जौनपुर में कर रहे हैं. तो ऐसे बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं जहाँ पे आप जाके ये क्रिएट कर सकते और एक ये प्रॉफिटेबल और एक अच्छा बिजनेस बन सकता है. आप वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉय कर सकते हैं. सो दैट इज़ वेयर द डिशुम स्टोरी इज एक्चुअली. तो आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो जो बाकी सिनेमाज नहीं कर रहे हैं, और मेक श्योर कर रहे हो कि आप प्रॉफिटेबल भी रहो? सो डिशुम सिनेमा इज ए स्मार्ट सिनेमाज फॉर न्यू इंडिया. Smart by capex, so it is an optimized capex. The sizing of that is well defined to create a capacity which can create strong ROI for people. So it gives you a great consistent ROI and it gives you a smart OPEX. When you say smart OPEX, हमारा वेरिएबल है सारा खर्चा जो है कंटेंट क्रिएटर्स के साथ में या फूड एंड बेवरेज के साथ में या एडवर्टाइजिंग वालों के साथ में. उसके बाद 2 बड़े खर्चे रहते हैं कि कितने लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं और आपका बिजली, पानी और एयर कंडीशनिंग का खर्चा कितना बड़ा है. तो उसको भी स्मार्टली जो डिज़ाइन सिनेमा है उससे हमने ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है. तो व्हाट इट डज इज़ यू क्रिएटेड समथिंग दैट ऑन अ कंज्यूमर लेवल वी सेल टिकट्स एट 99 रुपीज़ टू 300 रुपीज़ इन अ स्मॉल टाउन. ओके, सो 99 रुपीज़ वाला आदमी वो है जो मतलब कि इट इज़ एन अप्रोचेबल नंबर. एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप नहीं चाहते कि हर तरीके का आपको रेगुलेट करना है कि एक पर्टिकुलर तरीके का ऑडियंस ही आपके पास आ रहा है. कभी भी नोटिस करिए आप, हल्दीराम इज़ अफोर्डेबल, मैकडोनल्ड्स इज़ अफोर्डेबल, बट उसमें आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि ऑडियंस का फिल्टर ठीक नहीं है, वो पोजीशनिंग से बनता है. तो इसीलिए वो 99 टू 350 रुपीज़ है. 350 रुपीज़ रिक्लाइनर के लिए है, 99 रुपीज़ पहले रो के लिए है. अब जैसे झुंझुनू का एग्जांपल लेते हैं, ये वहाँ का पहला मल्टीप्लेक्स होगा. बिट्स पिलानी 35 किलोमीटर दूर है. झुंझुनू इज़ वेरी रिच टाउन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और वहाँ का पहला सिनेमा होगा. दो स्क्रीन है, 350 सीटर तक का होगा, तो ऑप्टिमाइज्ड है. बिजली का बिल भी डिफाइंड है, क्या मूवीज़ आएंगी डिफाइंड है. वहाँ पे हॉलीवुड सिनेमा भी चलेगा, वहाँ पे बॉलीवुड भी चलेगा, हम डब भी चलाएंगे. तो एक जो टिपिकली आज की डेट में जो ये लिस्टेड प्लेयर्स हैं, PVR, आइनॉक्स, इनकी ऑक्यूपेंसी नंबर सबके पास अवेलेबल है. वो काम करते हैं 30-32% पे. एक छोटी कैपेसिटी का सिनेमा जो आपने क्रिएट किया और अब ये एक डिस्पर्स्ड मोनोपोली ही हो गई आपकी तरीके से कि आप ही हैं वहाँ पे जो बना रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं. अब जो दूसरा ऑपरेटर आएगा वो कहेगा यार झुंझुनू छोड़ देता हूँ, शायद गाजियाबाद कर लेता हूँ, क्योंकि झुंझुनू में तो कंपटीशन आ गया, इसको कैप्चर कर लिया किसी ने. ठीक है ना. और वो मार्केट इतनी बड़ी है तो मैंने एक ये डिस्पर्स्ड मोनोपोली क्रिएट कर ली. अनफॉर्चुनेटली टाटा नैनो वॉज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बट वॉज अ फेलियर बिकॉज इट वॉज नॉट रीचिंग आउट टू द एस्पिरेशनल India. 50% of India is so young and aspirational. तो हम एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देना चाहते हैं. हम अगर मुझे कंपेयर कीजिएगा तो यूनिक्लो से कंपेयर कर सकते हैं आप, जो टेक्नोलॉजी वाइज वर्ल्ड क्लास है बट रीचेबल है प्राइस पॉइंट के हिसाब से और वैल्यू फॉर मनी ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट दे आर प्रोवाइडिंग. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू डिफरेंटली. हमारे सिनेमा हॉल की लॉबी जो है, अब मैं जैसे झुंझुनू पे ही रहता हूँ, वहाँ पे कोई F&B फूड एंड बेवरेज की कोई जगह नहीं जहाँ पे आप बैठ के किसी के साथ खा पी सकते हैं. तो मेरे जो फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं वहाँ के, जब मैं गया तो मुझे एक हाईवे के किसी ढाबे में जाके खाना खिला के आए. तो हमारी 2
रेस्टोरेंट्स हैं जो हम साथ में खोलते हैं अपने सिनेमा के। एक इंडियन एशियन रेस्टोरेंट का नाम है चाचा चाओ, और एक हम ऑल डे कंफर्ट फूड विच इज़ वर्ल्ड फूड, जिसमें पिज़्ज़ा भी है, रोल भी है, सैंडविच भी है, एक अच्छी पेस्ट्री भी है, आइसक्रीम्स भी हैं, संडेज़ भी हैं। उसका नाम है कैफ़े शेफ़े। ये पार्ट है हमारी लॉबी का, और ये एयर कंडीशन लॉबी है, और यहाँ पे आप आके अपनी किटी पार्टी कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, आपको टिकट भी नहीं खरीदनी उसके लिए। तो ये एक और तरीका है हमने अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। अब अगर कल वहाँ पे स्विगी या जोमेटो आएगा तो हम उसके थ्रू भी डिलीवरीज भी शुरू कर पाएंगे। तो अगर आप देखिएगा साहिल, एक जो जिसमें डीप जिस आदमी ने काम किया है इसमें, वो किया है जुबिलेंट फूड्स ने। वो डीप जा रहे हैं इंडिया के। मैंने आपको इससे पहले मुजफ्फरपुर का एग्जाम्पल दिया था। मुजफ्फरपुर में जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, डोमिनोज पिज़्ज़ा तीसरा स्टोर खोल रहा है, और वहाँ पे वो टिपिकल ऐसा स्टोर करता है, इट्स अनदर ब्रांड, आई शुड नॉट, व्हाट इट इज़ व्हाट आई नो ऑफ इट। 16 से 24 लाख रुपए एक कैफ़े करता है वो। उसमें से 60 से 70% वो आदमी रेस्टोरेंट में आके खाना खा रहा होता है। तो वो एक लर्निंग है हमारे लिए, वो हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपने सिनेमाज के थ्रू एज वेल। सो हमने एक बताया आपको, हमने एक ये बनाया, एक ऑप्टिमाइज्ड केपेक्स, ऑप्टिमाइज्ड ओपेक्स, great value for anybody to come in that town, and then it is another food and beverage experience and a center for there. Can we tomorrow add gaming there? We can, but we are not implemented it yet. This is another track that we could bring in, but for now not. Third thing, what we have done is, we said if you want to be very large and impactful business, you need to attract as many entrepreneurs of India. We are one of the first cinema companies which is taking franchisee owned and company operated business model to scale. A lot of companies have started it post COVID now, but we have been from very first day been wanting to create company owned stores, but they were only limited to showcase our brand and what our capabilities are. But our growth is primarily led by a franchisee store. इसमें हम सारा कुछ मैनेज खुद करते हैं। हम डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ दी सिनेमा फिट आउट्स खुद करते हैं। लोकेशन चॉइस भी हम करते हैं। आप इसके दो भागों में बांटा जा सकता है। आपके पास शायद लोकेशन होगी, हम आपको वेरीफाई करेंगे कि ये क्या लोकेशन वर्थवाइल है कि नहीं है। अदरवाइज वी हैव मल्टीपल लोकेशंस। आप कहेंगे कि मैं सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टर हूँ, मुझे एक अच्छी एन्युटी इनकम चाहिए जो मुझे 20 से 25% रिटर्न देती है साल का, तो क्या आपके पास कोई ऐसे एसेट्स हैं? तो मैं आपको बताऊंगा कि जी देखिए कि ये एक मेरा सिनेमा है, लेट्स अज्यूम मोगा में है, पंजाब में है, और ये 2 स्क्रीन का है, इसमें 2.5 लाख रुपए का किराया है, इसमें ये आपकी इन्वेस्टमेंट है 1.5 करोड़ रुपए की। इसमें मैं आपको इसकी ये एक P&L है, आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगी आपको कि ठीक है मैं ये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो 20 से 30% तक का आपको रिटर्न मिलता है, और एक साफ सुथरा बिजनेस जिसमें आपका कोई ऑपरेशनल रोल नहीं है प्ले करने के लिए, और सारे के सारे रेवेन्यूज ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप किसी भी समय अपने ऐप पे देख सकते हैं कितने लोग बैठे हैं किसी सिनेमा में और कितना बिजनेस हो रहा है। और हम अपना फ्रेंचाइजी को हफ्ते में 2 बार शेयर देते हैं। ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, एक मंडे को देते हैं, एक फ्राइडे को देते हैं, कि हमको किसी का पैसा रखना ही नहीं है, और ना ही मुझे किसी के पीछे भागना है कि भैया मेरे को मेरा पैसा दे दीजिए। वी कलेक्ट द मनी, इट गोज इन एन एस्क्रो, एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स। सो आइडिया इज, इफ आई कैन अट्रैक्ट मल्टीपल ऑफ साहिल्स, I can create a business of impact and scale, which will be fast-paced growth. आज की डेट में सबसे बड़ा जो सिनेमा कंपनी है वो 25 से 30 साल पुराना है, 800 साढ़े 800 स्क्रीन्स हैं। इंडिया में मैंने आपको वो 5564 का जो नंबर लिया है, उसमें अगर 4 स्क्रीन भी डालूं तो वो 25,000 स्क्रीन होती हैं। ठीक है जी। अगर मैंने 10,000 का भी लेट्स अज्यूम आधा भी कर लिया तो इंडिया की सबसे बड़ी सिनेमा कंपनी हो सकती है। वो एक सिनेमा व्यूइंग को, वो जो मैंने बोला था 4 करोड़ एडमिशंस हैं, वो 30 करोड़ एडमिशंस में ले जा सकती है, क्योंकि कंटेंट सप्लाई अवेलेबल है, हाई क्वालिटी कंटेंट बन रहा है,
वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा है। इट्स लाइक आप कोक के ओनर हैं, बट आपने कोक कहाँ कहाँ पहुंचाया उस पर डिपेंड करता है। आप नहीं पहुंचाओगे तो दूसरा आदमी संतरे का कोई शरबत पी लेगा या कुछ और कर लेगा। और इन माई बिजनेस दे विल सी इट ऑन पायरेटेड प्रोडक्ट्स, और दे विल सी इट in any other format that they would, or maybe later. That's where it is, and that is the goal of this show, is to bring first day first show in a great ambience, creating aspirational, extravagant by design, but optimized on capex and opex. ठीक है, तो मैं तो जितना मेरे को समझ में आया, सबसे पहले आपको सिनेमास बनाने का एक्सपीरियंस था, आपने उसको यूटिलाइज किया और आपने ऑप्टिमाइज सिनेमास बनाए। ऑप्टिमाइज की डेफिनेशन ये है कि आपने देखा कि 250 सीट्स भरती है तो 250 सीट्स वाले ही रखो, बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ा बनाओगे तो लॉस रहेगा लॉन्ग। जैसे मैं कल पिक्चर देख रहा था, 450 सीटर का सिनेमा था, वो कंपटीशन का सिनेमा था, 5 लोग बैठ के देख रहे थे। तो इट जस्ट वैलिडेटेड व्हाट आई वाज डूइंग। और उसमें कितने टन का एसी लगा होगा? 40 टन का एसी लगा होगा। मैं 15 टन का एसी लगाता हूँ। तो सबसे बड़ी कॉस्ट तो जो सिनेमा की है वो एसी की कॉस्ट है। एयर कंडीशनिंग इज अ बिग कॉस्ट। एक मेरे सबसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हाँ जी। कि अगर आपने इस मूवी की जगह कोई और मूवी लगाई होती तो 4 की जगह क्या पता 20 बंदे बैठे होते। वो किसी को भी नहीं पता होता। मैंने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है इसके ऊपर। किसी भी फिल्म मेकर को नहीं पता होता क्या हो रहा है। आप बनाते हैं, अपनी शिद्दत से बनाते हैं जो बनाते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर ब्लॉकबस्टर से कम नहीं बना रहा होता कभी भी। वो तो ऑडियंस डिसाइड करती है कैसे आ गया है। तो you can't really over optimize that part. You can do operationally what you could, but what we are trying to do by design is to make sure कि demand, supply, opex, capex is all met with. दूसरा एक जो अच्छा मुझे स्मार्ट आइडिया लगा है जो आपने रेस्टोरेंट के साथ में डाल दिया, तो लोग रेस्टोरेंट में भी आएंगे, खाएंगे, और अगर दिखेगा यार मूवी लगी हुई है, सीट खाली है, चल यार मूवी भी दिखाते हैं। वर्सेस उल्टा हो सकता है कि मूवी देखने आए थे, उनको रेस्टोरेंट दिखाई दिया, तो अगेन आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है। और एक चीज और जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, एंकर करना चाहता हूँ, मैं 99 रुपए में बादाम बेचता हूँ, मैं 350 रुपए में पॉपकॉर्न नहीं बेचता हूँ। क्या मैं साउथ बॉम्बे में या साउथ दिल्ली में खोलूंगा तब मैं 99 रुपए चार्ज करूंगा? शायद नहीं करूंगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, क्या वो झुंझुनू में होगा? है। क्या वो गुड़गांव के सेक्टर 83 में है? तो कैचमेंट के हिसाब से आप एक अपना सिनेमा प्लान करते हैं, उसके हिसाब से फॉर्मेट प्लान करते हैं और प्राइसिंग प्लान करते हैं। द पार्ट जो मैं रेस्टोरेंट वाला भी ये कह रहा हूँ, यही कहना चाह रहा हूँ कि आप एक सुपर प्रीमियम प्राइस नहीं चार्ज कर सकते और सर्विस नीचे नहीं दे सकते बिकॉज आपने कैदी किया हुआ है किसी को। दैट्स अ गैप आई एम ट्राइंग टू सॉल्व एंड ट्राइंग टू बी प्रॉफिटेबल अबाउट इट, बट क्रिएटिंग समथिंग गुड वैल्यू देयर। जैसे कल को अगर डोमिनोज आना चाहे तो आप अलाउ करोगे या अपने ही दो जो रेस्टोरेंट चेन है वही चले दोगे? सिनेमा लॉबी मेरे पास है और उसमें मैं 2 काउंटर डोमिनोज के खोल सकता हूँ, क्यों नहीं खोलूंगा? इफ आई हैव क्रिएटेड अ डिजायरेबल डेस्टिनेशन, और इन हिंदी में हम कहते हैं अड्डा बन गया वो, एवरीबडी कैन कम एंड एंजॉय देमसेल्व्स, व्हाई नॉट? दिस विल बिकम दैट सेंटर पॉइंट फॉर पोंटा साहिब, हरदा, झुंझुनू, बदायूं एटसेट्रा, where people will come, they will come together and they will enjoy themselves. So अगर डोमिनोज पार्टनर बनना चाहते हैं तो व्हाई नॉट? दूसरा क्वेश्चन, मान लो मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए आपकी जी, तो क्या कॉस्ट है पहले? तो देखिए, डिपेंड करता है। 60 लाख रुपए से 1.25 करोड़ रुपए पर स्क्रीन की कॉस्ट होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो डिपेंड करेगा क्या बना रहे हैं हम, वो भी डिपेंड करेगा हम कहाँ खोल रहे हैं। ठीक है, वो आप डिसाइड करोगे? वो हम करेंगे। और कहाँ करेंगे मतलब कि अगर आपने 350 रुपये चार्ज करने हैं, आपकी वो कैचमेंट है जहाँ 350 रुपये चार्ज कर सकते हैं, वो अलग प्राइस पॉइंट होएगा, उसके केपेक्स भी अलग होगा। वो मैं डिसाइड करूंगा, आप डिसाइड करोगे? हम करेंगे। एक कैचमेंट स्टडी होगी, हमारी पूरी टीम है जो ये काम करती है, जो आपको बताएगी कि ये आपकी प्राइमरी कैचमेंट जो है अब वो अलग है। अगर वो अर्बन सेंटर मेट्रो में है, जैसे रोहिणी में है, तो उसकी एक अलग 5-6 किलोमीटर में क्या रेलेवेंट ऑडियंस है। अब वो छोटा शहर है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मंडी इन हिमाचल प्रदेश, उसमें तो सारा मंडी आ जाएगा। तो आप मंडी के हिसाब से एक चीज़ बनाओगे और उसके हिसाब से 60, 70, 75, 80 लाख रुपए लगा के वो बनाएंगे, बट वो 20 से 30% रिटर्न तो है। ठीक है जी। तो एक ये केपेक्स मैंने आपको बताया। आप मुझसे एक साइन अप फीस देंगे जो एक फ्रेंचाइजी फीस होती है। वो डिपेंड करती है आप 2 स्क्रीन का बना रहे हैं, 3 स्क्रीन का बना रहे हैं, 4 स्क्रीन का बना रहे हैं, उसके हिसाब से। उसमें आपको उसके देने के बाद कुछ नहीं करना है। सारे आर्किटेक्ट, सारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एकूस्टिक,
एवरीथिंग आई विल डू। इसका ड्यूरेशन क्या है? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। जो कहते हैं कि हमारी जो सिनेमा जो हमने स्पेस लिया है उसका एक पर्टिकुलर डेवलपर स्कोप ऑफ वर्क होता है, वो हम उनसे पहले करवा लेते हैं और उसके बाद हमारे एक सुपरवाइजर जाके करता है कि अब ये तैयार हो गया, इसको फिट आउट के लिए ले सकते हैं। तो हम पहली सिनेमा कंपनी है जो 90 से 100 दिन में सिनेमा बना लेते हैं। तो लॉजिकली मान के चलते हैं 60-70 लाख रुपए मुझे एक तो बनाने में लगेगा, एक स्क्रीन को, बनाने में लगेगा, और मैं कम से कम 2 बनाता हूँ। तो मुझे 1,20,000 रुपए, 1 करोड़ 20 लाख, 1,20,00,000 रुपए मेरे को लग गया सिनेमा हॉल बनाने में। अब आप कितने ले रहे हो 2 स्क्रीन का? आई नो आप ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। डबल डिजिट इन लैक्स, 21 लाख से 50 लाख रुपए की एक फ्रेंचाइजी फीस होती है। डिपेंड करता है कितना साइज, कौन से साइज की बात कर रहे हैं। अगर आप 2 स्क्रीन की बात करें तो 21 लाख रुपए की एक फ्रेंचाइजी फीस। हाँ, मैं वही पूछ रहा था। मैं आपको एक बता देता हूँ, 21 लाख रुपए हमारा ये कॉस्ट लग गया। तो आप मान के चलिए 2 करोड़ रुपए में आप एक मल्टीप्लेक्स खोल सकते इसके ऊपर का कॉस्ट क्या हुआ, मुझे को समझ में नहीं आया। हैं। इसके ऊपर जब भी आप ये करते हैं 21, और हमने बोला, मैंने मान के चला कि 75 लाख की हमने 2 स्क्रीन बनाई, 75 हो गया, एक 75 हो गया, उसके पर अगर कोई जीएसटी लगा होगा एटसेट्रा करते, इसलिए मैंने लमसम 2 करोड़ बोल दिया। वो एक 60 में भी होता है, वो 220 में भी होता है, वो अलग बात। अब अगर मैंने 2 करोड़ रुपए लगाया अप्रॉक्स, तो आप कह रहे हो कि 20 से 25% आसपास रिटर्न मिलता है। अब इसका तो बहुत सिंपल सा तरीका है ना, आप कोई भी अपना शहर और कैचमेंट देखिए, आप देखिए उसमें कितने पैसे की टिकट बेच सकते हो। क्या 150 रुपये की टिकट बेच सकते हैं ऑन एन एवरेज, पीछे आगे मिला के 50-60 रुपये की खाने पीने की इनकम है, 5 लाख रुपये लेट्स अज्यूम एडवर्टाइजिंग की इनकम है। ये मिलाते हुए आपका एक P&L बन जाएगा जो हमारी टीम आपको बताएगी सर्वे करने के बाद। और ऑक्यूपेंसी कितनी होती है वैसे नॉर्मली? ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ आपको, ये मैं 30% ऑक्यूपेंसी का बता रहा हूँ। अपसाइड सारी आपकी है। इस बिजनेस, सिनेमा बिजनेस का फायदा बताऊँ क्या है? हमें डिस्कवरी नहीं करनी होती। स्पाइडरमैन कर जाता है सलमान खान, अक्षय कुमार, सारे हमारी डिस्कवरी कर देते हैं। हमको तो खोलना है और उसकी बताना है कि यहाँ खुल गए हैं, बाकी काम अपने आप वो कर देता है। आज की डेट में कई जगहों में 90% टिकट्स ऑनलाइन बिकती हैं। लोग कहते हैं ना फिल्म्स की स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, उसका मतलब क्या होता है कि पिक्चर आगे चलेगी। मैं कह रहा हूँ हमारे बिजनेस की बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, बॉक्स ऑफिस लेग्स कहते हैं इसे। तो इसलिए हमें लगता है ये स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल, बिकॉज P&L वेल डिफाइंड है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट। आप कितना ले रहे हो अप्रॉक्स मान के चलते हैं मैनेजमेंट फीस जैसे? हम रॉयल्टी फीस लेते हैं जी, सिंगल डिजिट परसेंटेज होती है जो नेट ऑफ टैक्सेस के F&B और बॉक्स ऑफिस पे लेते हैं। ये टिपिकली हर फ्रेंचाइजी फॉर्मेट में होता है उसी तरीके से। अप्रॉक्स रेंज दोगे? सर वो सिंगल डिजिट होता है। सिंगल डिजिट तो 1% भी होता है, 9% भी होता है, 5% से ऊपर ही होता है सर। 5 से 9 देख के। नहीं ऐसा नहीं है, देयर इज अ टर्म, वेल एस्टेब्लिश्ड टर्म्स है। अगर आप देखिएगा, आप कोई कैफे भी लेने जाएंगे या आप सैलून भी लेने जाएंगे, एक पर्टिकुलर टर्म है ऑन विच इट वर्क्स, सो दैट इज द टर्म। व्हाई यू शुड चूज अस इज कि मैं आपको 75 लाख से 1 करोड़ के अंदर एक स्क्रीन बना के दे रहा हूं, जो टिपिकली बाकी लोग 1.5 से 2 करोड़ में बनाते हैं। मैं एक आपको दिखाऊंगा कि मैं प्रॉफिटेबल बिजनेस हूं 20 से 25% नॉर्मल डेज में। अच्छे दिन में वो 30 से 40% भी देता है लोगों को, और दे भी रहा है जो मैं जानता हूं। ठीक है, तो वो फर्क है। इट इज अवेलेबल, आई विल शो इट टू यू इन टर्म्स ऑफ कि ये आपका टाउन है, यहाँ पे ये नंबर आ रहे हैं, ये ऑक्यूपेंसी। मैं जो नंबर्स बोल रहा हूँ मैं आपको 32% ऑक्यूपेंसी की बोल रहा हूँ। आई नो लोकेशन जो 40, 45% करते हैं, जिनको 8 महीने में 12 महीने में अपने सारे पैसे बाहर आ गए। तो वो डिफरेंस है, मैं आपको जनरलाइज्ड बात कर रहा हूँ। और मेरा जो फ्रेंचाइजी फीस है उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू का कितने टाइम बाद होगा? 15 साल तक हम कनेक्टेड हैं सर, 15 से 20 साल करते हैं हम। आपने 20 साल के लिए नहीं दिए एक्चुअली। अगर आप खुद बनाने जाएंगे तो या तो आप इतना पैसे खर्च कम, इस पहली बात तो अभी पिक्चर इतने उसमें नहीं बन, एक पिक्चर हॉल इतने पैसे में नहीं बना पाएंगे। दूसरा, आप एक आर्किटेक्ट को फीस देंगे, फिर एक्यूस्टिक कंसल्टेंट को फीस देंगे, टेंशन बहुत है पहली बात तो। हाँ, और ये ना इट्स ए स्पेशलाइज्ड बिजनेस। कौन सा साउंड सिस्टम लेना है, कौन सा प्रोजेक्शन सिस्टम लेना है, क्यों लेना है, किससे बिजली का बिल कम आएगा, क्या एयर कंडीशनिंग सिस्टम लेना है, उसको वॉल्स को कैसे प्रिपेयर करना है, ऑल दैट टुगेदर जो आपने फ्रेंचाइजी फीस दी है वो ऑलमोस्ट सारा मैं खर्च कर देता हूँ। वो आपसे मैं इसलिए लेता हूँ कि मेरे को आपकी कमिटमेंट चाहिए। और जो सिनेमा हॉल होगा सब मेरा है कि अगर मान लो 5 साल के बाद मैं डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ? हाँ जी, तो एक लॉक इन पीरियड के बाद। कितना टाइम का लॉक इन है? 6 साल का लॉक इन है। 6 साल के बाद मैं लॉक इन पीरियड के बाद में मेरे सिनेमा हॉल को कोई और कंपनी खरीदना चाहती है, मैं बेच सकता हूँ? 6 साल के बाद आप कर सकते हैं, बट आई हैव अ नॉन परफॉर्मेंस। अगर मैं आप अगर हाँ मतलब कंडीशन मान के चल रहा हूँ, अगर कंडीशनल एग्जिट है
और वो करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ एग्जिट अवेलेबल। और सारा ऑपरेशंस आप देख रहे हो, हम सारा एक्सपीरियंस खुद देखते हैं, स्टाफ आपका, सब कुछ आप आप सिर्फ पैसा देते हैं अपने सिनेमा लेवल तक की सैलरीज के। आप मेरी तनख्वाह नहीं देते, मेरे मार्केटिंग हेड की तनख्वाह नहीं देते, आप किसी की तनख्वाह नहीं देते। मंथली कॉस्ट क्या है, मतलब ओवरहेड वाली? 2 स्क्रीन में टिपिकली 4 से 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा, 2.5 से 4 लाख रुपए की सैलरी का बेस होगा। वो एक बजट होता है, वो पीएनएल से ही सब फ्लो कर रहा होता है हर चीज। आपको सिर्फ सिनेमा लेवल तक की ही कॉस्ट देनी है। जो जनरल मैनेजर होता है या सिनेमा मैनेजर जो होता है वो हमेशा हमारी कंपनी का एम्प्लॉय होता है, और बाकी जो होते हैं वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज़ होते हैं। हम सब चूज़ करते हैं, हम ट्रेनिंग डेवलपमेंट खुद करते हैं, सब हम चलाते हैं। और ये हमारे पास पाइपलाइन होती है कि अगर एक फॉर एग्जांपल एट्रिशन हो जाती है सिनेमा मैनेजर की, तो हम किसी और को भेज के उसको कर लेते हैं। सो देयर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशन एंड हाउ दिस इज गेटिंग डन। इट्स टिपिकली वेरी सिमिलर टू हाउ अ लॉट ऑफ हॉस्पिटैलिटी कंपनीज डू। फ्रेंचाइजी का मॉडल समझ में आ गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिनको अप्लाई करना है आपको वो कांटेक्ट कर लेगा। ज़रूर करिए, साहिल जी के साथ करिएगा तो उनको कुछ और बेनिफिट देंगे। मेरे को 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं जो बहुत क्विक क्वेश्चंस है। पहली चीज, जो आपके कॉम्पिटिटर है उनके पॉपकॉर्न इतने महंगे क्यों होते हैं? देखिए वो बिजनेस मॉडल है, उसके बारे में मैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा भी है क्या, इसलिए उनको पॉपकॉर्न पे चार्ज इतना ज्यादा करना पड़ता है? तो मैं उल्टा बोलता हूँ सर आपको। बाटा भी तो अच्छा जूता बनाता है, बाटा की एक कंपनी है हश पपीज, वो भी वो जूता बनाता है, उसका प्राइस पॉइंट अलग है, इसका प्राइस पॉइंट अलग है, उनके टारगेट ऑडियंसेस अलग हैं, वो उनका देखने का तरीका है एक पर्टिकुलर बिजनेस का। मैं अपनी तरफ से देखूं तो मुझे एक ये एंट्री पॉइंट दिखता है आज की डेट में। वॉलमार्ट ने जब एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाया तो मेट्रोज में तो घुसे ही नहीं थे शुरू में, उन्होंने छोटे छोटे कस्बों से शुरू किया था, छोटे छोटे गाँव से शुरू किया था। और ये नहीं है कि आज वो लास वेगस में नहीं है, वो आज लास वेगस में है। क्या वो प्रॉफिटेबल बहुत लार्ज बिजनेस हैं? बट एक एंट्री पॉइंट की तरीके से देखिए, एक अनमेट कंज्यूमर नीड देखिए, हम उसको फुलफिल करने जा रहे हैं और प्रॉफिटेबली कर रहे हैं। ये हमारा तरीका है सोचने का। दूसरा भी आपने मेरे को बोला, आपके जो प्रोजेक्टर है वो लेजर है, ये क्या है, थोड़ा समझाओगे? तो देखिए ये उस तरीके से है कि हम डिशूम एक नई सिनेमा कंपनी है, while it has been run by a seasoned operator. Laser technology has really moved leaps and bounds, right? And a lot of these operators, the legacy multiplex players, have been in existence for almost 20 years plus. So they had continuously kept on investing in these technologies. बट जब ये डिजिटाइजेशन हुई तो डिजिटाइजेशन हुई थी कंटेंट साइड की। बट जब वो सिनेमा प्रोजेक्टर था वो आज भी एक एनालॉग बल्ब से लाइट अप हो रहा था। मान के चलिए कि ये बल्ब है जो लाइट अप है और इसकी एक लाइफ है, तो ये एक कर्व से चलेगा और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, लाइफ के बाद उसकी ल्यूमिनेंस कम होती जाएगी। तो मतलब कि वो जो फेंकेगा स्क्रीन में उसकी वो धुंधली होती जाएगी। तो लोग क्या करते हैं कि पैसा बचाने के लिए बल्ब चेंज करते रहते हैं। बल्ब चेंज नहीं करते हैं। अच्छा। तो वो उसको ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, कंज्यूमर एक्सपीरियंस उससे ख़राब हो जाता है। लेज़र में एक ही तरीके से चलती है पिक्चर, तो यू सी सुपर ब्राइट फिल्म्स, यू सी विविडनेस इन द पिक्चर्स द वे इट हैज बीन एक्सपेक्टेड इट टू बी। तो अब हम आ रहे हैं अपने रैपिड फायर की तरफ। यहाँ पे बैक टू बैक क्वेश्चन हो गए, जैसे आपने देख ही रखा तो आपको पता ही है कि क्या होगा। एंड्रॉइड और iOS? एंड्रॉयड, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाता है। फंडिंग और बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप्ड एंड देन फंडेड। एंजल और वेंचर? एंजल। डेट और इक्विटी? इक्विटी। फैमिली और बिजनेस? फैमिली। फेम और मनी? मनी। लव और अरेंज? लव। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल? 100% इंडिया, बहुत काम है करने को। वेज और नॉन वेज? नॉन वेज। B2B और B2C? मैं तो दोनों ही कर रहा हूँ, क्योंकि B2C नहीं होगा तो B2B नहीं होगा। प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी, और स्केल के बिना कोई मजा नहीं आता। लार्ज टीम और स्मॉल टीम? वेरी क्लोजली हेल्ड स्मॉल टीम दैट आई वुड पर्सनली वांट टू मैनेज। फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट? मिक्स ऑफ ऑल इज इम्पोर्टेंट, बट शुरू में स्ट्रक्चर मेक सेंस। वो सेल्फ टॉट वाला वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ही अलग तरीके की एनर्जी, और बहुत विरले लोग होते हैं जो कर सकते हैं शुरुआत में। एक जगह तक तो मेरे ख्याल से गुरु तो ज़रूरी है। बेस्ट फूड एवर? क्विलॉन एक रेस्टोरेंट है लंदन में, और उसमें एक मलाबरी बिरयानी है। बेस्ट स्टार्टअप इंडिया राइट नाउ? अपना नाम और अपने किसी एफिलिएट्स का नाम नहीं लेना। देखिए मुझे अकासा एयरलाइन से बहुत उम्मीद है। फेवरेट मूवी? मुझे तो अभी मैंने परसों देखी है जर्सी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देखना चाहिए। बुक्स तो आप पढ़ते हो, तो 5 टॉप बुक्स बता दो।
आयन रैंड की किताब है फाउंटेन हेड। इन्वेस्टिंग के लिए डायमंड्स इन द डस्ट बाय सौरभ मुखर्जिया। कंपनी कल्चर क्रिएट करने के लिए रूल्स बाय रीड हाइस्टिंग ऑफ नेटफ्लिक्स। चैम्पियनशिप माइंडसेट के लिए अगर देखिए जाए तो मारिया शारापोवा जो बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर हैं, उनकी किताब है अनस्टॉपेबल। और सर्विस बिजनेस क्रिएट करना है तो आई एम श्योर एंड आई होप पीपल हैव रेड ज़ैपो's स्टोरी। इट्स कॉल्ड डिलीवरिंग हैप्पीनेस। I think these are 5 that I would give you in 5 different sides. आपकी हॉबी क्या है? मेरे बच्चों को भूख लगती है तो खाना मैं बनाता हूँ। अरे वाह। तो खाना बनाना, खिलाना, कॉकटेल्स बनाना, पिलाना, और एक ये काफ़ी हॉबी है। कुछ सालों से राइडिंग नहीं कर रहा हूँ, बट लॉन्ग राइड्स पे अकेले अपने दोस्तों के साथ, अपनी वाइफ के साथ मैं गोवा राइड करके गया हूँ, नारकंडा राइड करके गया हूँ, धर्मशाला अपनी मोटरसाइकिल पे राइड करके गया हूँ। ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो और टेनिस अभी शुरू किया है कुछ काफ़ी सालों बाद। तो ये 3 हॉबीज़ हैं जो मैं करता हूँ आजकल। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो फाइनली हमारी ऑडियंस को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मुझे ये लगता है कि हर आदमी को अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, और आप उस स्ट्रेंथ पे काम कीजिए और उस पे जीतिए। और अपने आसपास अगर आप टीम बना रहे हैं तो आप क्रिएट करिए कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स ऑफ पीपल, दैट एक डाइवर्स और एक कलेक्टिव टीम तैयार हो जो आगे चल के काम करे। तो इफ़ यू विल वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स यू विल गो प्लेसेस। आप गोल्ड फिश को अगर पेड़ चढ़ाओगे तो नहीं चढ़ पाएगी बेचारी, बट तैर लेगी ढंग से। तो मेरे ख्याल से वो है। और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी जो मैंने शुरू में बोली, नीयत की ईमानदारी जिस दिन आपके पास आ गई, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ, 100% बोल सकता हूँ, नीयत की ईमानदारी आएगी तो कोई भी आपको रोक नहीं पाए। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।